आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस की इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर हमारे एक क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। कंस्ट्रक्टर कभी भी रिटर्न नहीं करता। तो हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है फंक्शंस में कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जो कि रिटर्न नहीं करता। तो अगर कंस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न नहीं करता है तो हम रिटर्न टाइप जो है एक फंक्शन के आगे वॉइड लगा देते हैं कि किसी भी फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या हो, वॉइड हो। तो हम सीधे सीधे ये कहते हैं कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड है, इट मीन इट डज नॉट रिटर्न, कि रिटर्न नहीं करता। तो यहां पर एक बात बोली जा रही है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न नहीं करता। तो कंस्ट्रक्टर को जब आप बनाएंगे क्लास में तो कंस्ट्रक्टर जो है वो बिना रिटर्न टाइप के आपने लिखना है, आपने वॉइड भी नहीं लगाना। जनरली हमने सीखा कि फंक्शंस रिटर्न नहीं करते हैं, वहां पे हम वॉइड लगा देते हैं, बट कंस्ट्रक्टर के आगे वॉइड नहीं लगेगा। तो एक है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी इनहेरिट नहीं होता। कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता। एक पॉइंट कंस्ट्रक्टर के बारे में ये भी है। तो आज हम वही चीज सीख रहे हैं कि इनहेरिटेंस में ये कहा गया था कि बेस क्लास के मेंबर्स को डिराइव क्लास के अंदर एक्वायर करना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो एक क्लास के अंदर तो कंस्ट्रक्टर भी होता है, उस पर इनहेरिटेंस जो है वो किस तरह से काम करती है या कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में किस तरह से बिहेव करता है, ये हमें सीखना है। तो कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बात तो लिखनी है कि कंस्ट्रक्टर नेवर इनहेरिटेड, यानी कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होता। नंबर 2, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, यानी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑलवेज बी कॉल्ड फर्स्ट बिफोर डिराइव क्लास, या हम डिराइव नहीं लिखेंगे, बिफोर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर, कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से पहले जो है वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉल होता है। तो हम इसी का ही सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। यही बिहेवियर है कंस्ट्रक्टर का कि कंस्ट्रक्टर जो है इनहेरिटेंस में अगर यूज हो तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, पहले कॉल होगा। तो हमारे पास एक क्लास है रेक्टेंगल, जो हमने पहले भी बनाई थी। या हम पहले जो है एक छोटा सा एग्जांपल करके इसे समझते हैं कि एक क्लास है हमारे पास जिसका नाम है पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑलवेज भी पब्लिक। तो हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लिख रहे हैं और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है और इसका नाम वही होगा जो क्लास का नाम होगा। तो क्लास का नाम पेरेंट है तो यहां पर कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या है, पेरेंट ही है, क्योंकि यही रूल है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस है तो ये फंक्शन है, और अगर एम्प्टी पैरेंथेसिस है तो इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कहा जाता है। अब है कि यहां पर हम एक मैसेज लिख रहे हैं सी आउट कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये हमने यहां पर मैसेज दे दिया। अब हम क्लास बना रहे हैं सेकंड क्लास, दैट इज द चाइल्ड क्लास, कि ये चाइल्ड है जो इनहेरिट कर रही है
टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे पब्लिक रखा और पेरेंट को। तो पेरेंट क्लास को जो है चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, और इसके अंदर भी हम चाइल्ड क्लास का फिर से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा चाइल्ड, और चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हम यहां सी आउट जो है वो लिख रहे हैं कि चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल। अब बात आ जाती है मेन की, तो हम यहां पर मेन लिख रहे हैं, दिस इज अवर मेन फंक्शन। तो मेन में हम क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, कौन सा, C1, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्लियर स्क्रीन को कॉल कर रहे हैं, और फिर हम गेट ch को, क्योंकि क्लियर स्क्रीन पहले इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर पे काम कर रहे हैं। तो अगर इसके नीचे क्लियर स्क्रीन कॉल करेंगे जैसे सी में करते थे, तो ये क्या है कि ये जो मैसेजेस हैं कंस्ट्रक्टर वाले ये क्लियर कर देगा, तो इसलिए हमने पहले किया। और एक बात हम ऑन द टॉप हम भूल गए हैं, वो है कि हैश इंक्लूड iostream.h और हैश इंक्लूड जो है conio.h जो है हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल जो है हमारे इसमें लगानी थी। तो सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखो यहां पर मैसेज क्या आया कि पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, फिर क्या आया, चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। डन। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर का रूल था कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होगा, पहले कॉल होगा चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से। तो ये कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस है। अब हम इसको अलग अलग तरीके से जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम हमारी एक कोई एग्जिस्टिंग क्लास ओपन करते हैं, inherita.cpp, और इसके अंदर हमने एंड बी का एग्जांपल लिया हुआ है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। इनहेरी ये वाली हम देखते हैं, इसके अंदर जो है देखते हैं कौन सा, हाँ रेक्टेंगल है। देखिए अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास है, और रेक्टेंगल क्लास के अंदर दो प्रोटेक्टेड मेंबर है, लेंथ और ब्रेथ, एल और बी। रेक्टेंगल का यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि रेक्टेंगल क्रिएटेड, और एल और बी को क्या कर दिया, 0 कर दिया। यहां से ये वाली बात प्रूव होती है कंस्ट्रक्टर की, कि कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके जो डिफॉल्ट मेंबर्स हैं, जैसे अगर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे R1, तो रेक्टेंगल के जो मेंबर हैं वो है L और B। इनकी डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू को सेट करने के लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो काम आता है, कि जब भी रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो L और B यानी लेंथ और ब्रेथ जो है बाय डिफॉल्ट क्या रहने वाले हैं, तो वो 0 एंड 0, यानी ये सेट करना है। मान लीजिए कि बैंक अकाउंट क्लास है और आप चाहते हैं कि जब भी बैंक अकाउंट खुलेगा तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू एक अकाउंट के बैलेंस की 500 होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए। तो ये वाला डिसीजन आपको कहां लेना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर लेना पड़ेगा। तो अब दूसरा जो कंस्ट्रक्टर का टाइप है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये वाला जो है वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये जो है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यानी रेक्टेंगल क्रिएटेड, एंड आप यहां पे लिख सकते हैं कि डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड हियर, कि यहां पर जो है रेक्टेंगल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है आपका जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, कि इसमें जो है आपने दो यहां पर लोकल वेरिएबल यानी इसके कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल लिए एल और बी लिए हैं, और ये एल और बी जो है हमारे इस क्लास यानी रेक्टेंगल क्लास के, इन्हें इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं बच्चों, ये इंस्टांस वेरिएबल, कि ये इंस्टांस वेरिएबल है। इन वेरिएबल्स को वैल्यू जो है एल और बी से मिलेगी।
तो यहां पर एक पर्पज आ रहा है कि यहां पे लिखा हुआ दिस एक पॉइंटर है। दिस क्या है? एक पॉइंटर है, कि दिस एक पॉइंटर है। और ये कब यूज होता है? ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स के साथ यूज होते हैं। तो पॉइंटर के केस में C++ में एरो का साइन लगाया जाता है। ये एरो जो है वो माइनस का साइन लगाओ और फिर ग्रेटर देन का लगाओ, तो इस तरह से ये एरो लगता है। एरो हमेशा पॉइंटर के लिए यूज किया जाता है। एरो दिखा होता है कि इधर जाना है, इधर जाना है। एरो हमेशा पॉइंट करती है, इसलिए इस सिंबल को चुना गया। तो दिस के एल में हमने एल डाला, और ये क्यों लिखना पड़ा कि अगर हम ऐसा नहीं लिखते, इसको हटा देते हैं। तो एल के अंदर एल डाल रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या था कि जो इंस्टांस वेरिएबल वाला एल है, यानी ये वाला एल है, आप इसके अंदर जो रेक्टेंगल के अंदर आप ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हो एल, इसकी वैल्यू को आप इंस्टांस वेरिएबल वाले एल में डाल रहे हो। पर प्रॉब्लम क्या हुई? कंपाइलर कंफ्यूज्ड, एम्बिग्यूटी आ गई, यानी दो नाम के बंदे एक जगह पर आ गए। अब कंपाइलर को नहीं समझ आ रहा, कॉमन सेंस तो होती नहीं कंप्यूटर की बेचारी। तो हमारा इंटेंशन तो अलग है, बट कंपाइलर को यहां पे नहीं समझ आ रहा, तो इसे सीधा सीधा समझाना है कि भैया राइट साइड वाला एल तो जो रेक्टेंगल का लोकल वेरिएबल है उसका है, और जो लेफ्ट साइड वाला एल है ये इंस्टांस वेरिएबल है। तो एक तो तरीका ये है कि नाम बदल दो, इंस्टांस वेरिएबल का नाम एल रखो और लोकल वेरिएबल का नाम जो है वो आप अलग कर दो, कि जैसे इसका नाम एलियन कर दिया और यहां पे नाम बदल दिया, टेंशन खत्म। अलग अलग ही तो करने थे। दूसरा ये है कि नहीं, सेम रखनी, जैसे बी के केस में है। तो बी के केस में है तो लेफ्ट साइड में जो बी है दैट इज द इंस्टांस वेरिएबल, उसके आगे ये क्या लगाना पड़ेगा? दिस पॉइंटर लगाना पड़ेगा। तो दिस इज अ पॉइंटर, इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि दिस इज द पॉइंटर दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास। कि दिस एक पॉइंटर है जो एक क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट का, करंट ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। करंट ऑब्जेक्ट जो मेन से क्लास के फंक्शंस को कॉल करता है, या उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो क्लास के फंक्शंस कॉल होते हैं, राइट नाउ जो मेन में एक्शन ले रहा होता है। मेन इज द प्रेजेंट, मेन वर्तमान है, तो वर्तमान में जो ऑब्जेक्ट वर्तमान यानी प्रेजेंट प्लेटफॉर्म में जो प्ले करता है दैट इज द करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कौन करता है? दिस करता है। दिस इज अ पॉइंटर विच इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड द क्लास। ये आपने हमेशा दिस के बारे में जाना है। अब है इनपुट। नॉर्मली एल और बी को इनपुट कर दिया, आउटपुट फंक्शन को, क्यों इनके बारे में तो हमें जानना नहीं है, हमें तो सिर्फ कंस्ट्रक्टर के बारे में देखना है। तो अब देखिए बॉक्स क्लास है जो पब्लिकली रेक्टेंगल को इनहेरिट कर रही है, क्योंकि रेक्टेंगल में एल और बी है और बॉक्स में एल बी एच होते हैं। तो इनहेरिटेंस इसी पर्पज के लिए बनी कि आप रेक्टेंगल को इनहेरिट कर लो यार, और एच जो है यानी एक हाइट के नए पैरामीटर पे आप वर्क करो, है ना। तो हमने एक इंस्टांस वेरिएबल एच और बना लिया यहाँ पर क्लास का, और अब जो है यहां पर हमने बॉक्स क्लास का क्या किया? एक कंस्ट्रक्टर बनाया। तो पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, यानी हमने सिर्फ एच को जीरो किया। देखो हमने सिर्फ क्या किया यहाँ पे? एच को जीरो किया, एल और बी को यहां पे सेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक पहले कॉल होगा, तो एल और बी तो पेरेंट सेट कर देगा और एच जो है ये बॉक्स क्लास सेट कर लेगी, इसका टाइम बचा। इसी तरह से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर बॉक्स क्लास के कंस्ट्रक्टर ने, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ने एल, बी और एच तीन वैल्यू एक्सेप्ट करी, ठीक है। और यहां पर ये अगर आप ध्यान दोगे, ये वाला, ये हमारी ड्यूटी बनती है, यानी बॉक्स क्लास बनाने वाले की ड्यूटी बनती है कि एल और बी तो पेरेंट क्लास को भेज दें, क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड, वो अपने आप टेक केयर करेगा इनको, और एच एच को ये खुद जो है वो क्या कर देगा? असाइन कर लेगा। तो यहां पर मैंने लिखा है कि दिस इज द एक्सप्लिसिट कॉल ऑफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास। तो ये जो तरीका है
ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिट कॉल करने का तरीका है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पे ये वाली चीज ऑप्शनल होगी। यू कैन राइट लाइक दिस, कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि ये पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो रहा है, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहां पर पैरामीटराइज्ड में अगर ये नहीं लिखा तो ये जो बॉक्स का पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर है, ये पेरेंट क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा फिर। तो हमें यह कहना है कि ना भैया, उसके उसमें तो दो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट भी है और पैरामीटराइज्ड भी है, पर हम चाहते हैं कि एक्सप्लिसिटली वी वांट कि हमें पेरेंट क्लास का कौन सा फंक्शन कॉल करना है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन कॉल करना है, डिफॉल्ट वाला कॉल नहीं करना यहां से। तो मुझे ये लाइन लिखनी पड़ी। बाकी एच एच ही है, जैसे नॉर्मल हम इसको जो है वो डाल देंगे। तो अब मेन में हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे B1 और B2 ये दो बॉक्सेस बनाए, ठीक है। इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पे कंपेयर करने का बनाया हुआ है। बट अगर आप ऊपर ऊपर पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे बॉक्स क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को लगा 1 और 2 जो है रेक्टेंगल अपने आप जो है असाइन करेगा, मतलब रेक्टेंगल का जो है यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं, इससे हमें ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, रेक्टेंगल क्रिएटेड यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पहले बॉक्स को क्रिएट किया 1 2 3 को, दूसरा था 3 2 1 वाला। नाउ बॉक्स यूजिंग पैरामीटराइज्ड क्रिएटेड, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को यूज करके बॉक्स क्रिएट हो गया। तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, फिर रेक्टेंगल का दूसरा पैरामीटराइज्ड कॉल हुआ, फिर बॉक्स का दूसरा पैरामीटराइज्ड कॉल हुआ, फिर डायरेक्ट बॉक्स B3 लिखा हुआ था, उस केस में रेक्टेंगल का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर बॉक्स क्रिएट हुआ। बाद में उनके डायमेंशंस को क्या करा दिया गया, प्रिंट करा दिया गया। और एक इसमें जो है अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो हुआ है इक्वल टू वाला, वो दैट इज सेपरेट कंसेप्ट। तो ये इनहेरिटेंस के अंदर हमारा कंप्लीट एक टॉपिक था कि एक इनहेरिटेंस जो है वो कैसे